हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड में। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी का जो चैप्टर पढ़े थे, हमने जितने भी चैप्टर को पढ़ा था उस पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है घटना चक्र के बुक पूर्वालोकन से मैंने संकलित किया है। इन सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी पीसीएस या आईएएस के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। हमने इस क्वेश्चंस को इसलिए संकलित किया क्योंकि इस तरह के लेवल क्वेश्चन बनाने के बाद हम किसी भी छोटे से बड़े एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमने जितने भी वीडियो में सभी चैप्टर को पढ़ाया था उस पर आधारित क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाते हैं कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महाद्वीप अलग कैसे हुए। पहला क्वेश्चन क्या है, महाद्वीप अलग कैसे हुए। कहता है ऑप्शन ए, ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनिकी क्रिया से, इसी को प्लेट टेक्टोनिक इवेंट बोलते हैं। प्लेट टेक्टोनिक इवेंट बोलते हैं। चट्टानों के वलय से, उपयुक्त सभी। हमने आपको पढ़ाया था कि जो धरती का सभी महाद्वीप एक समय जुटा हुआ था जिसको पैंजिया नाम दिया गया था और महासागर के रूप में पेंथालासा नाम दिया गया था। तो इसी पैंजिया जो है, ये पैंजिया जो है धरती के अंदर मैग्मा के कारण, संवहन क्रिया कारण, तैरने के कारण ये पैंजिया जो अलग अलग प्लेटों में टूट के बटी थी और यही अलग अलग प्लेटों के टूटने से अलग अलग महासागर और महाद्वीपों का निर्माण हुआ था। यानी हमारा आंसर निकल के आएगा प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, ये हमारा आंसर होगा, ये सब नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग था। पैंजिया के टूटने से दो लैंड का निर्माण होता था। एक पैंजिया के टूटने से ये पैंजिया हमारा, इधर का पार्ट टूटने से अंगारा लैंड का, इधर का पार्ट टूटने से अंगारा लैंड का और इधर का पार्ट टूटने से गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का। तो इसमें जो है इधर का जो पार्ट टूटा गोंडवाना लैंड, इसके भी टूटने से महाद्वीपों का निर्माण हुआ था और इसके भी टूटने से कुछ महाद्वीपों का निर्माण हुआ था। कौन कौन से महाद्वीप का निर्माण हुआ था हमने वीडियो में पढ़ाया। आज क्वेश्चन देखते हैं। गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है बोलता है। तो गोंडवाना लैंड का भाग उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। दक्षिणी अमेरिका अंगारा लैंड का हिस्सा है, यानी ये हमारा आंसर निकल के आएगा, आंसर ये होगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। सही बात है, भारत गोंडवाना लैंड का अफ्रीकन जो प्लेट है उसका हिस्सा था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। यानी गोंडवाना लैंड में कौन कौन सा भूभाग शामिल था ये देखना था। दक्षिण अमेरिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, अफ्रीका भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, यानी ये सभी आंसर होगा। हमारा आंसर क्या होगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या नाम दिया गया था। हमने बताया कि ये पृथ्वी थी, एक ही विशाल भूखंड था जिसे पैंजिया नाम दिया गया था और ये एक महासागर था जिसको पेंथालासा नाम दिया गया था। ये हमारा पैंजिया है और ये बाहर वाला पेंथालासा, यानी इसका आंसर होगा पैंजिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया था। देखिएगा, जीवों का विकास का जो प्रारंभिक अवस्था था वो पहला तो महाद्वीपीय सिद्धांत पर आधारित था। दूसरा जो हमारा हिम चक्र था, अलग अलग समय में अलग अलग हिमयुग आए थे। इस चैप्टर को भी हम एक बार कभी कवर करा देंगे हिमयुग को। तो हिम चक्र के कारण और महाद्वीपीय विस्थापन के कारण जो है जीवों का विकास हुआ था। यानी हमारा इसमें ये भी सही है, ये भी सही है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, आंसर हमारा होगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वलय क्रिया किसका परिणाम है। वलय क्रिया जो है हमने आपको बताया था, जब जो दो प्लेटें आपस में टकराती है, दो प्लेट आपस में टकराती है तो ये ऊपर की तरफ उठती है तो मुर्दार पर्वत का निर्माण होता है। तो वही पर्वत निर्माणकारी क्रिया जो है वलय क्रिया का, वलन क्रिया का परिणाम, यानी पर्वत निर्माणकारी बल के कारण वलन क्रिया, इसका परिणाम जो है पर्वत निर्माणकारी बल ही इसका परिणाम है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परतदार चट्टान हमने चट्टान में पढ़ाया था आपको, अभी चट्टान का क्वेश्चन आया आपके पास कि चट्टानें 3 तरह की होती है। पहला ग्रेनाइट, पहला जो था आग्नेय चट्टान था, दूसरा अवसादी था, तीसरा रूपांतरित चट्टान था, यानी कायांतरित उसको बोलते हैं। परतदार चट्टान हमने अवसादी चट्टान को बोला था। तो इस पर जो कथन दिया इस पर विचार करते हैं। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है, जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। उसके बाद अगला है, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। यह भी बात सही है, यह भी बात सही है। उसके बाद कहता है कि परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। सही बात है, हमने बताया था आपको कि जो हमारा
अवसादी चट्टान है उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते, ये भी सही है। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है, लेयर बाय लेयर में पाया जाता है परतदार चट्टान, ये भी सही है। यानी हमारा इसका ऑप्शन कौन आएगा आंसर, ऑप्शन डी, 1 और 2 और 3 और 4 सभी सही है। अवसादी चट्टान के बारे में ये जलीय तंत्र का जो बात है हमने बताया था कि समुद्र का पानी वाष्पीकरण होने से नमक यानी साल्ट रॉक का नमक वाले चट्टान का निर्माण होता है। तो जलीय तंत्र में जैसे चूना पत्थर वगैरह भी जलीय तंत्र के द्वारा ही बनता है, बलुआ पत्थर वगैरह भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अवसादी शैल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य चुनना है। लिखता है ये वे शैल है जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है, ये शैल क्रिस्टलीय होते हैं, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होते हैं। अगला है ये शैलें जल में नहीं निर्मित होती है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। सबसे पहले है कि जल में निर्मित होती है, ये नहीं होती है, यानी ये अपना ऑप्शन गलत है। ये शैलें स्तरों में यानी लेयर में होता है, परतदार होता है, ये अपना सही है। ये क्रिस्टलीय होती है ना, ये क्रिस्टलीय नहीं है। रवादार जो होता है क्रिस्टलीय वो आपका आग्नेय चट्टान होता है, ये भी नहीं होगा। ये वे शैलें जिनकी संरचना ताप और दाब पर केंद्रित चट्टान की निर्मित करती है, इसका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी आंसर होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि यह मरुस्थल में बनती है, गर्मी बनती है, पानी के नीचे बनती है, पहाड़ का। बलुआ पत्थर जो है पानी के नीचे बनती है, बलुआ पत्थर पानी के नीचे बनती है। पानी के नीचे बालू के लेयर को परत दर परत जमने से बलुआ पत्थर का निर्माण होता है। ये एक जो है ये एक अवसादी चट्टान है, ये एक अवसादी चट्टान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमारे पिछले वीडियो को अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो ये सभी क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। ये देखिएगा, ये हमारा बीपीएससी प्री 1995 सभी किस किस एग्जाम में पूछे हुए हैं, सभी के नीचे रिमार्क लिखा हुआ है। आग्नेय चट्टान के लिए से कौन सा कथन सत्य है। उनमें पुराजीवाश्म बहुत कम होते हैं, आग्नेय चट्टानों में पुराजीवाश्म पाए ही नहीं जाते हैं, बहुत कम होने की बात ही नहीं है, पाए ही नहीं जाते हैं, एक अपना आंसर नहीं होगा। उसके बाद कहता है वे जल के लिए संरंध्र होती है, जल के लिए संरंध्र इसमें नहीं होती है, ये आपका अवसादी चट्टान में होता है, ये भी नहीं होगा। ये क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय दोनों प्रकार के होते हैं, हाँ ये सही होगा। इन चट्टानों में सिलिका नहीं पाई जाती है। आग्नेय चट्टान का मुख्य रूप से हमने पढ़ाया था कि जब धरती के अंदर का मैग्मा ज्वालामुखी क्रिया के या किसी भी क्रिया के दौरान अगर बाहर निकलती है या धरती के अंदर ही हमारा स्थल मंडल में ही कहीं जम जाता है तो ये आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। अंदर जमा तो भी, बाहर जमा तो भी। तो ये धरती के लावा में जो हमारा ये मैग्मा निकलता है इसमें सिलिका की मात्रा होती है, हमने पढ़ाया था सिलिकॉन की मात्रा होती है। जब सिलिकॉन की मात्रा अधिक होगी तो अम्लीय होगा, कम होगी तो क्षारीय होगा, यह भी हमने मैग्मा में विस्तृत रूप से बताया था। यानी सिलिका की मात्रा होती है, ये नहीं होती है बोलता है, यानी ये भी गलत है। इस तरह से ऑप्शन को आप छाट देंगे, ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है अधोलिखित यानी नीचे लिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। देखिएगा ये उदाहरण दिया हुआ है चट्टानों का, कौन सा चट्टान है ये आपको मैंने एक वीडियो में बताया था। ये हमारा अवसादी चट्टान है, शैल भी हमारा अवसादी चट्टान है, और हमारा ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है, ये हमारा क्या है आग्नेय चट्टान है, और ये बलुआ पत्थर भी अवसादी चट्टान है। यानी हमारा जीवाश्म नहीं पाया जाता, हमने बताया था आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन बी आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है। हमने बताया था कि आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान, इन दोनों का ताप और दाब के कारण परिवर्तन होता है, पृथ्वी के ताप और दाब के कारण परिवर्तन होता है, और इन दोनों चट्टानों के परिवर्तन से हमारा जो चट्टान बनता है वो रूपांतरित होता है। यानी इसका आंसर हमारा रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति जो है किस चट्टान से होती है, तो आग्नेय चट्टान और तलछटी चट्टान, यानी इसी का मतलब है अवसादी चट्टान, ये भी हमारा आंसर, ये ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। रूपांतरित चट्टान का उदाहरण हमने वीडियो में बड़ी विस्तृत रूप से इसकी चर्चा की है, देखिएगा। रूपांतरित चट्टान देखिएगा, ये क्वार्टजाइट जो है, क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर का रूपांतरित चट्टान है, ये है, हमको पूछता है क्वेश्चन में नहीं है। संगमरमर जो है ये डोलामाइट चूना पत्थर या चौक का जो है
रूपांतरित चट्टान है। स्लेट जो है सेल का रूपांतरित चट्टान है, यानी नहीं है पूछता है तो ग्रेनाइट हमारा क्या है, ये आग्नेय चट्टान है, ये हमारा आग्नेय चट्टान है, यानी यही हमारा आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख दिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है। एक चारों जो ऑप्शन है एक समूह से बिलोंग करते हैं, कौन ऐसा है जो उस समूह के अंदर नहीं आता है। देखिएगा ये नीस जो है यहाँ हमारा सेल दिया हुआ है। सेल क्या है, ऑप्शन चौथा देखते हैं। सेल हमारा क्या है, अवसादी चट्टान है। सेल हमारा अवसादी चट्टान है। बलुआ पत्थर भी अवसादी चट्टान है। बलुआ पत्थर भी अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर भी अवसादी चट्टान है। नीस ग्रेनाइट का कयांतरित यानी रूपांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट के रूपांतरित होने से नीस का निर्माण होता है, यानी हमारा ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड पीसीएस 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह से आप नीचे कोटेशन में देख सकते हैं किस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मूल स्थल का रूप है। निम्नलिखित में से कौन एक मूल स्थल का रूप है। ये हमारा ज्वालामुखी चैप्टर का क्वेश्चन है। अभी हमने जो पढ़ा था चट्टान का पढ़ा था, ये हमारा ज्वालामुखी शुरू हो गया। ये हमारा वोल्केनो का चैप्टर का शुरू हो गया। अब वोल्केनो आधारित देखेंगे, फिर जो चैप्टर मैंने बारी बारी से पढ़ाया था सबका क्वेश्चन बारी बारी से आएगा। कौन मूल रूप से मूल स्थल का रूप है। ज्वालामुखी शंकु, मुनाडनोक, अवशिष्ट पर्वत, अपरनात्मक जलप्रपात। हमने पढ़ा था ज्वालामुखी शंकु, ये नहीं, हमने पढ़ा था वोल्केनिक कोन। जब लावा निकल के धरातल पर जमता है तो एक शंकु का निर्माण करता है, वही एक मूल स्थल का रूप है, यानी हमारा ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दीजिए, देखते हैं। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। हमने बताया था ज्वालामुखी सबसे अधिक 85% तक जो है उसमें वाटर वेपर होता है, जलवाष्प होता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। देखिएगा ऊंचा ज्वालामुखी तो हमने ओजोस पढ़ाया था, ओजोस डेल साल्डो। इसके बारे में मैंने चर्चा भी किया था, मैंने क्लास में इसको प्रसुप्त की कैटेगरी में रख दिया था, लेकिन ये हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसको थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे। ये हमारा सक्रिय और विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है, लेकिन ये हमारा अर्जेंटीना में है, ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन के अनुसार हम छाटेंगे। ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट में है माउंट पिनाटोबो। माउंट पिनाटोबो जो है फर्स्ट ऑप्शन है। ये माउंट पिनाटोबो की ऊंचाई जो है 1485 मीटर है। 1485 मीटर है। उसके बाद माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई जो है 5895 मीटर है। उसके बाद अगला है माउंट ताल, ये सबसे बहुत कम है, ये 311 मीटर ही है। माउंट कम, ये फिलीपींस में है। इस माउंट ताल जो है फिलीपींस में है। माउंट किलिमंजारो आपको पता होगा तंजानिया यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। उसके बाद हमारा ये कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में है, इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है इस ऑप्शन के अनुसार 5911। कोटोपैक्सी इक्वाडोर हमने वीडियो में बताया भी होगा। कोटोपैक्सी इक्वाडोर 5911 मीटर, यानी इस ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं। देखिएगा इसमें क्वेश्चन देख के आप कंफ्यूज होकर लावा आंसर मार के आएंगे, लेकिन हमने बताया था पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ पिघला होता है इसे हम मैग्मा बोलते हैं। इसमें हम मैग्मा बोलते हैं। यही मैग्मा अगर हम धरातल पे आके जमा हो जाता है और इस मैग्मा से जलवाष्प की मात्रा निकल जाती है, तब इसे हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ की बात कर रहा है तो वो मैग्मा होता है, लावा नहीं होता है, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर जो चट्टान निर्मित होता है, हमने बताया था कि लावा जो है पृथ्वी के अंदर भी जमता है और पृथ्वी के बाहर, यानी इसी मैग्मा कहने का मतलब है मैग्मा ही चर्चा हो रहा है। तो अंदर जो है प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण होता है, ये वीडियो में विस्तृत रूप से हमने बताया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार वोल्केनिक इरप्शन नहीं है। कौन सा कहाँ वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बाल्टिक सागर में वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ कोई भी प्लेटें आपस में नहीं टकराती है। बाल्टिक सागर हमारा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन का था माउंट एटना है। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, हमने पढ़ाया था। माउंट एटना जो है, माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप पे है। ये कहाँ है, इटली के
इटली के सिसिली द्वीप पर है। सिसिली द्वीप पर माउंट एटना है, ये एक ज्वालामुखी है। हमने एक स्ट्रोम्बोली भी पढ़ाया था जो इटली के लिपारी द्वीप पर है, जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यहाँ हमारा क्या होगा, ज्वालामुखी आंसर होगा। अगला है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस जो है यूएसए में स्थित है। यूएसए में देखिए IAS प्री 2005 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो, हमारे बस हम इस क्वेश्चन को कराने का मकसद यही है, आपके अंदर एक समझ विकसित करना कि कैसे हम पढ़ाते हैं, अब पढ़ने के बाद किस तरह से क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। ये जरूरी नहीं है IAS का क्वेश्चन है तो आपका ग्रुप डी में नहीं पूछ सकता है, ये ग्रुप डी में भी पूछ सकता है, ग्रुप सी में, किसी भी एग्जाम्स में पूछ सकता है। ये देखकर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी। मौना लोआ के बारे में हमने बताया था कि ये हवाई द्वीप पर है। ये हवाई द्वीप जो अमेरिका के अंदर में है, हवाई द्वीप पर है सक्रिय ज्वालामुखी। कहाँ का, हवाई का ऑप्शन, इसका टिक कर देंगे, बी सही हो जाएगा। उसके बाद मौना लोआ उदाहरण है। मौना लोआ उदाहरण है, देखिएगा BPSC प्री 1994 का मौना लोआ जो है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये भी सही हो गया, ऑप्शन ए। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है। अब यहाँ सक्रिय और दूसरे ज्वालामुखी कैटेगरी में इसको बांटना है। देखिएगा ऑप्शन दिया हुआ एकांकागुआ। एकांकागुआ अर्जेंटीना में है, ये एक मृत ज्वालामुखी है। एटना, कोटोपैक्सी, ये भी मृत है। नहीं, कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है इक्वाडोर का। एटना इटली का सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये हमारा फ्यूजियामा जो है, फ्यूजियामा भी हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि जापान में स्थित है। फ्यूजियामा सक्रिय है जो कि जापान में स्थित है, यानी हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, 2, 3 और 4। ये एकांकागुआ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाशील ज्वालामुखी है। क्रियाशील का मतलब वही होता है सक्रिय, क्रियाशील का मतलब सक्रिय होता है। देखिएगा यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको कूट में आंसर चयनित कर, कूट में आंसर को बताना है, कूट में आंसर बताना है। ये देखिएगा UPPCS मेंस 2011 का क्वेश्चन कहता है एकांकागुआ। हमने अभी आपको बताया एकांकागुआ क्या है। एकांकागुआ जो है मृत है, ये क्या है, डेड वल्कन है। किलिमंजारो जो है तंजानिया में है, तंजानिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, ये भी मृत है। एटना जो है इटली में है, ये है आपका एक्टिव है, एक्टिव वोल्केनो है। और ये विसुवियस भी, ये भी इटली में है, ये भी एक्टिव वोल्केनो है। यानी हमारा 2 और 4 आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, तंजानिया में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किलिमंजारो है एक, किलिमंजारो क्या है, एक वोल्केनो है, आग्नेयगिरी वोल्केनो है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली इटली के लिपाड़ी द्वीप पर है, इटली के लिपाड़ी द्वीप पर है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इसमें जो है विस्फोट इतना भयंकर होता है कि बहुत लाइटनिंग होती है, बहुत आके गोले निकलते हैं, इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रोम्बोली है एक, स्ट्रोम्बोली क्या है, किस तरह का ज्वालामुखी है। तो स्ट्रोम्बोली हमने आपको बताया था कि ये जो है जागृत ज्वालामुखी यानी सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको हम एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा। हमने आपको बताया था किलायू हवाई द्वीप पर जो है सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी देखिएगा, इसको जो है मैच करना है, और सॉरी क्वेश्चन जो है इसमें 4 दिए हैं ABCD और इधर 1 2 3 4, इस सूची को इस सूची से मैच करना है। मैच करना है, कहता है ए एटना कहाँ है। एटना हमने आपको बताया था इटली के सिसिली द्वीप पर, यानी एटना का हो जाएगा 4 में, एटना का हो जाएगा चौथा। उसके बाद कहता है विसुवियस भी इटली में है, यानी इसका हो जाएगा अब 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3। उसके बाद एरीबस जो है ये रासद्वीप अंटार्कटिका में है। एरीबस का है रासद्वीप अंटार्कटिका, यानी इसका हो जाएगा 1 नंबर, रासद्वीप अंटार्कटिका, ये भी एक एक्टिव वोल्केनो है।
उसके बाद कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, हमने बताया था कोटोपैक्सी कहाँ है, इक्वाडोर में, यानी इसका 2 हो जाएगा, इक्वाडोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक सूची है, दोनों को मैच कराना है। ये माउंट रेनियर है, एटना है, पेरिकुटिन है, ताल है। अभी हमने एक देखे क्वेश्चन में चर्चा किया था, ताल किधर है, फिलीपींस में। ताल कहाँ है, फिलीपींस में, तो इसका 3 हो जाएगा। ताल फिलीपींस में, इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हमारा माउंट रेनियर। माउंट रेनियर जो है ये कहाँ है, ये माउंट रेनियर जो है एटना को इटली से मैच करा देते हैं, एटना को इटली से मैच करा देते हैं। ताल को मैच करा दिया फिलीपींस से, बचा 2, माउंट रेनियर और पेरिकुटिन। इसका हम थोड़ा सा किसी वीडियो में चर्चा नहीं किए थे, इसलिए इसका कन्फ्यूजन है, देख लेते हैं। माउंट रेनियर जो है यूएसए में, याद कर लीजिएगा माउंट रेनियर किधर है, यूएसए में है। और पेरिकुटिन जो है मैक्सिको में है, पेरिकुटिन का है मैक्सिको में। इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिर हमारा मैच करना है एकांकागुआ। एकांकागुआ अर्जेंटीना में, किलीमंजारो हमने पढ़ा है तंजानिया में। फिर 2 चीज़ का चर्चा हमने नहीं किया था, तो अल बुर्ज जो है ईरान में है, अल बुर्ज कहाँ है, ईरान में है। और बच गया हमारा माउंट किनाबुल जो कि मलेशिया में, माउंट किनाबुल का है मलेशिया में। हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सूची करना है। इस तरह का क्वेश्चन के नीचे कूट दिया रहता है, कूट में हमको आंसर निकालना रहता है, लेकिन हमने कूट को हटा के सिर्फ सूची मिला दिया। अगर सूची आप मिला लिए तो कूट देना आसान हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन है सबाकाया। सबाकाया जो है पेरू में है, सबाकाया किधर है, पेरू में। माउंट एटना इटली में है, माउंट एटना इटली में है। उसके बाद एक कोलीमा, कोलीमा जो है मैक्सिको में है। और मेरापी जो है इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध ज्वालामुखी कराकटाओ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। इसकी चर्चा हमने किया था इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। हमने बताया था पी प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉब वेव का उद्भव होता है भूकंप के समय में, PSL। PSL ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये भूकंप से क्वेश्चन सारे शुरू हो गए हैं। कहता है एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया से सर्वथा भिन्न होता है। दूसरा कथन कहता है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर P तथा S दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं। हमने आपको बताया था कि छाया क्षेत्र एक अर्थ बनाया था। यहाँ हमने बताया था अगर भूकंप हुआ है तो सबसे पहले तरंग जो है यहाँ हमारा एपिसेंटर पे आएगी, और जो धरातल पे तरंग चलेगा इसे हम एल वेव बोलते हैं, एल वेव बोलते हैं। और पी वेव जो है कोर को होके जाती है, और एस वेव जो है कोर के ऊपर जो पिघला हुआ भाग है उससे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये तरल में गमन नहीं करता और ये ऐसे जाती है। तो यहाँ 105 डिग्री से 145 डिग्री का क्षेत्र पे जो है पी वेव गमन नहीं करता है, इसलिए इसको पी वेव छाया क्षेत्र बोलते हैं, और ये टोटल को एस वेव छाया क्षेत्र बोलते थे। हमने बताया था वीडियो में, आप देख सकते हैं जाके। यानी 105 के बाहर किसी भी दूरी पर तरंगों का अभिलेखन नहीं होता है, ये गलत है, ये हमारा गलत है। ऑप्शन 1 सही है, छाया क्षेत्र एक दूसरे से भूकंप, यानी ऑप्शन है कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, रिंग ऑफ फायर संबंध है। रिंग ऑफ फायर हमने बताया था प्रशांत महासागर, ज्वालामुखी और भूकंप तीनों से संबंध है, जंगल की आग से नहीं होगा। यानी रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र को हमने बताया था कि यहाँ जो है महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है, और जब भी महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से यानी 2 प्लेटों का आपस में टक्कर होता है तो भूकंप के आने की संभावना होती है, ज्वालामुखी के आने की भी संभावना होती है, अगर एक भी प्लेट कोई भी दोनों प्लेट में एक महासागरीय हो तो ये क्षेत्र प्रशांत महासागर क्षेत्र से बिलोंग करता है। यानी हमारा 1, 2, 3 ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर मापा जाता है, सही है। मर्केली स्केल भी है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। हमने आपको बताया था कितने प्रकार के स्केल, कौन कौन से स्केल्स के चापते हैं, भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। उसके बाद भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त यानी रिलीज एनर्जी की माप है। हाँ, मैग्नीट्यूड जो है भूकंप से जो रिलीज होता है एनर्जी, उसी का माप करता है, रिलीज एनर्जी, इसका मतलब होता है रिलीज एनर्जी, ये भी सही है।
भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित, ये भी सही है। रिएक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम के 100 गुनी वृद्धि का निदर्शन करता है। नहीं, हमने बताया था कि अगर रिएक्टर स्केल पे 1 यूनिट तीव्रता बढ़ती है तो भूकंप का मात्रा 10 गुना तेज होता है। हमने आपको बताया था, यहाँ 100 गुना कर रहा है, ये गलत है, यानी ऑप्शन 1, 2, 3 सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्टर पैमाने का उपयोग नापने के लिए होता है भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है भूकंप की तीव्रता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने पे। उसके अगला क्वेश्चन, सीस्मोमीटर क्या है? भूकंप मापता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस यंत्र को भूकंप तरंगों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र को भूकंप की तरंगों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? यहाँ सीस्मोग्राफ होगा। देखिएगा, सीस्मोग्राम भी है, सीस्मोस्कोप भी है, सीस्मोमीटर भी है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारा आंसर होगा सीस्मोग्राफ। ऑप्शन सही, ऑप्शन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द का, सुनामी जो है एक जापानी शब्द है। सुनामी क्या है? एक जापानी शब्द है जिसमें सु का अर्थ होता है, सु का अर्थ होता है बंदरगाह, बंदरगाह, और नामी का अर्थ होता है, नामी का अर्थ होता है भूकंपीय तरंग, भूकंपीय तरंग यानी वेव, यानी वेव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। जापान के किस शहर में हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया? हमने आपको बताया था कि जापान में 11 मार्च 2011 को एक भयंकर भूकंप आया था जिसमें जो है फुकुशिमा नगर पूरी तरह से बर्बाद हुआ था। फुकुशिमा नगर पूरी तरह से बर्बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील। उत्तर पश्चिम जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसका जो उत्तर पश्चिम एरिया है, उत्तर पश्चिम एरिया ये यानी हिमालय का जो ये एरिया है, यहाँ भूकंप ग्रहणशील कारण, इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक इवेंट, कारण है प्लेट टेक्टोनिक इवेंट। उसके बाद अगला है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है। हमने बताया था कि अगर ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है, अगर भूकंप यहाँ आया है तो सबसे पहले इसकी जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लंबवत दूरी होगी, इसी को हम ईपी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर यानी अधिकेंद्र। यहीं सबसे पहले भूकंपीय तरंग पहुंचता है, यानी अधिकेंद्र आंसर होगा। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन है। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? याद कर लीजिएगा, इसकी चर्चा शायद वीडियो में हमने नहीं किया था। यहाँ देखिएगा, कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है। कोकोस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है। ये हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज, जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाए थे उस पर मैंने कवर किया। अच्छे से अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हर लेवल के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। और बने रहिएगा हमारे साथ, आगे ऐसे ही विभिन्न चैप्टर, विभिन्न टॉपिकों को हम पढ़ेंगे और उस पर संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे, ताकि आपके किसी भी एग्जाम्स में कोई भी तरह का क्वेश्चन आप आसानी से